सुरंग IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास लक्ष्य SDG संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN सतत विकास सूचकांक जारी करता है। 2030 तक 17 सतत विकास और 169 विशिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाने हैं। उक्त में से कौन सी कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। केवल सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियूनहिज सॉफ्ट सेल्स टोयनेट कछुआ IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय सिटियसली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। कछुए की यह प्रजाति भारत की स्थानिक प्रजाति है। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। केवल एक सही है। प्रश्न क्रमांक 3। हाल ही में खबरों में रहा रेड लाइट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महासागरीय अम्लीकरण से, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से, जल चक्र में व्यवधान से, रोगाणुरोधी प्रतिरोध में तीव्र वृद्धि से। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य 2T यानी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र शिक्षा केंद्रित क्षेत्र सेंट्रल सेक्टर की योजना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका आंसर है डी, ना तो एक और ना ही दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय के नियंत्रण में है। यह योजना सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी। यह योजना किस संविधान कानून द्वारा संचालित नहीं है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, तीनों सही है। इसका उत्तर है सी, केवल 2 और 3। ई-जेल प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ई-जेल प्रोजेक्ट को लागू करने में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन को सक्षम बनाना है। तीसरा, यह प्रोजेक्ट बंदी सूचना प्रबंध प्रणाली PIMS का पूरक है, जो कैदियों की जानकारी का संकलन और प्रबंध करता है। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है केवल 2 और 3। प्रश्न क्रमांक 7। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस परियोजनाओं को 2001 में शुरू किया गया था। इससे 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। शुरुआत में इसे भारत के 7 राज्यों में बांध परियोजनाओं को मरम्मत और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही दो। उत्तर केवल एक, केवल एक। प्रोजेक्ट हिमांक में से किस संगठन से संबंधित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से, सीमा सड़क संगठन से, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ से, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से। प्रोजेक्ट हिमांक सीमा सड़क संगठन से। भारत में शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए। पहला, भाषा में 500 1000 वर्षों की अवधि के प्रारंभिक ग्रंथों दर्ज इतिहास का प्राचीन होना आवश्यक है। भाषा में लिखे प्राचीन साहित्य ग्रंथों को भाषा का उपयोग करने वालों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। भाषा साहित्यिक परंपरा का हिस्सा हो और मूल भाषा हो या किसी अन्य भाषाई समुदाय से ली गई हो। चौथा, शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक आधुनिक भाषा और साहित्य से अलग हो। शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों और उसकी शाखाओं के बीच कोई अंतर नहीं हो। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किए जाने के लिए उपयुक्त में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? ए, केवल 1, 2, 3, बी, केवल 1, 3, 5, सी, केवल 3, 4, 5, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर केवल 1, 3, 5। दक्षिण चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सागर लुजोन जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर और ताइवान जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है। चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम दक्षिण चीन सागर से सीमा साझा करने वाले एकमात्र सीमावर्ती देश हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों,
डी ना तो एक और ना ही दो। उत्तर डी ना तो एक ना ही दो। अभ्यास प्रश्न आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत IAC वन आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत विक्रमादित्य है। इसका निर्माण मूल रूप से रूस ने किया है। उपयुक्त में से कौन सा गलत है? ए केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। उत्तर डी ना तो एक और ना ही दो दोनों ही कथन गलत है। भारत के सबसे पहले स्वदेशी विमान पोत को कोची के तट पर समुद्री परीक्षण किया गया। स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत IAC वन आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा। वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान पोत विक्रम, इसका निर्माण मूल रूप से रूस ने किया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के विशिष्ट प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागज को अपशिष्ट प्लास्टिक के रिसाइकल करने के आविष्कार के लिए पेटेंट में मिला है। प्लास्टिक मिश्रित करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के विशिष्ट प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागज को अपशिष्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए आविष्कार के लिए पेटेंट मिला है। दूसरे, प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागज को प्रोजेक्ट रिसाइकिल के तहत विकसित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। उत्तर केवल एक। खादी और ग्रामोद्योग KVCI के विशिष्ट प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागज को अपशिष्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के आविष्कार के लिए पेटेंट मिला है। इस कागज को प्रोजेक्ट रिप्लानी यानी प्रोजेक्ट REPLAN रिसाइक्लिंग प्लास्टिक फॉर नेचर के तहत विकसित किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परिषद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए नई नीतियां पूंजी अधिग्रहण के संबंध में निर्माण करती हैं। यह भारतीय तटरक्षक बल के संबंध में भी निर्णय लेती हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री DAC के अध्यक्ष होते हैं। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक और दो और तीन। दूसरा बी, इसका सही उत्तर है डी, एक दो तीन। विश्लेषण, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC तीन सेवाओं यानी भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह परिषद रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कारगिल युद्ध 1999 के बाद 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधारों पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर यूएनएस के विघटन पर आधारित फैट मैन नामक बम गिराया था। इस हमले में बचे लोगों को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। जापान ने परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। 6 अगस्त 2021 को हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 76 साल पूरे हुए। इसी दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर यूरेनियम विखंडन पर आधारित लिटिल बॉय नामक बम गिराया था। इस हमले के बचे लोगों को हिबाकुशा के नाम से रूप में जाना जाता है। जापान ने परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है बी, केवल दो और तीन। प्रश्न क्रमांक 5, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि के तहत सतलज, रावी और चिनाब सहित पूर्वी नदियों की हिस्सेदारी भारत को दी गई। सिंधु जल संधि के समय मध्यस्थ विश्व बैंक ने की थी। संधि के तहत भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। जल संसाधन पर स्थायी समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में भारत सरकार की पाकिस्तान के साथ की गई 1960 को सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है।
समिति ने जलवायु परिवर्तन जैसी वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए ये सिफारिश की है। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और 3 पूर्वी नदियाँ सतलज, रावी और ब्यास भारत के हिस्से में आ गई। सिंधु जल संधि की मध्यस्थ विश्व बैंक द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर है सी, केवल 2 और 3। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। सेशल्स, अजम्पन्स द्वीप, डियांगो गार्सिया, अगलेगा द्वीप। ए 2 1 3 4, बी 3 1 2 4, सी 1 2 3 4, डी 4 2 3 1। मॉरिशस ने भारत को अगलेगा के दूरस्थ द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति संबंधी रिपोर्ट का खंडन किया है। मॉरिशस के अनुसार दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। अगलेगा द्वीप मॉरिशस से 1122 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में द्वीपों की उत्तर से दक्षिण की स्थिति इस प्रकार है: सेशल्स, अजम्पन्स द्वीप, डियांगो गार्सिया और अगलेगा द्वीप। इसका सही उत्तर है सी, 1 2 3 4। हाल ही में खबरों में रहा रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, पश्चिमी घाट से और क्षुद्र गृह विश्लेषण से। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में पिछड़ी जातियों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए विधेयक पेश करेगी। रोहिणी आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के लिए अक्टूबर 2017 में गठित किया गया था। इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। गठन के समय इसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया। इसका सही उत्तर है बी, अन्य पिछड़ा वर्ग। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: जॉर्डन, आर्मेनिया, इराक, कजाकिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से कौन कौन से देश ईरान से सीमा साझा करते हैं? केवल 1 2 3, केवल 2 3 5, केवल 2 5 6, केवल 1 3 5। इसका सही उत्तर है बी, 2 3 5। ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अज़रबैजान से, उत्तर में कैस्पियन सागर से, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से और पूर्व में अफगानिस्तान से लगती है। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान से, दक्षिण में फारस की खाड़ी से और ओमान की खाड़ी से लगती है। इसके साथ साथ ईरान पश्चिम में तुर्की और इराक से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: संविधान में संसद के लिए अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 194 में 2 विशेष अधिकारों यानी संसद में बोलने की स्वतंत्रता और सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध करने के अधिकार का उल्लेख है। लोकसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 20 का नियम क्रमांक 222 और राज्यसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 16 का नियम क्रमांक 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। भारत में संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों को प्राप्त कुछ अधिकार और प्रतिरक्षाएं हैं। ये विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। जब इनमें से किसी भी अधिकार और प्रतिरक्षा की अवलोकन की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। यह अपराध संसद के कानून के तहत दंडनीय है। इसका सही उत्तर है ए, केवल 1। पावलोव, ग्रेट सिटफिन्स और सेमिसोफोनॉज निम्नलिखित में से किसके नाम हैं? खड़ियों के, ज्वालामुखी के, कोरल रीफ के, मछली की प्रजातियों के। अलास्का में स्थित 3 ज्वालामुखी पावलोव, ग्रेट सिटकिन और जेमिसोफनॉय में ज्वालामुखी उद्गार जारी है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के बेंट से लावा राख, चट्टानें और गैसें निकलती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें हाल के दिनों में उद्गार हुआ है। मेंटल में एक कमजोर क्षेत्र होता है जिसे एंथेलिक्स कहा जाता है और मैग्मा एंथेलिक्स में मौजूद पदार्थ है। मैग्मा पृथ्वी की सतह पर प्रभावित होता है, इसे लावा कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ज्वालामुखी। आज का अभ्यास
प्रश्न: ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला के चेंगमेंगुडुंग ग्लेशियर से सियांग या दियांग के नाम से निकलती है। यह असम में सदियों शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसकी केवल 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहिता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1, 2, 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 और 3। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज का डेली करंट न्यूज: धृति बनर्जी बनी JSI की पहली महिला निर्देशक। धृति बनर्जी Geological Survey of India gets first female direction in 100 years. Meet the धृति बनर्जी। धृति बनर्जी को 105 साल पुराने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त पाने वाली पहली महिला बनी है। डॉक्टर बनर्जी ने अपने करियर में टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलिज्म, सिस्टमैटिक्स जैसे विषयों पर शोध किया है। वह 2012 से ही ZSI के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर हैं। इससे पूर्व में ZSI ने 2016 में अपने साप्ताहिक समारोह के अवसर पर 100 महिला वैज्ञानिकों के योगदान को प्रमाणीकृत किया था। अपनी नियुक्ति के अवसर पर उन्होंने कहा कि ZSI की 100 साल की विरासत उन्हें जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में संगठन को अगले चरण में ले जाने में मदद करेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ZSI की महिला वैज्ञानिक हिमालय और गहरे समुद्र के जीवों की विविधता की जांच करने के लिए नियमित सर्वेक्षण कर रही है और इस सर्वेक्षण को लगभग 60% नई प्रजातियों की खोज महिला वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। ZSI की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वर्तमान में से 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसरो लॉन्च करेगी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03। इसरो मिलकर EOS-3 का उपग्रह लॉन्च करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। यह उपग्रह EOS-3 GSLV F10 की 14वीं उड़ान में ले जाएगा, जो उपग्रह को भूतलीय कक्ष में स्थापित करेगा। इसरो ने कहा कि यह उपग्रह अपनी ऑन बोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके अंतिम भूस्तर कक्षा में पहुंच जाएगा। GSLV की इस उड़ान में पहली बार 4 मीटर व्यास के ओगिम आकार का पेलोड फेयरिंग उड़ाया जा रहा है। यह अत्याधुनिक उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवात, जल निकायों की निगरानी, फसलों वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन आदि की वनस्पति समय की निगरानी में सक्षम होगा। EOS-03 पूरे देश की प्रतिदिन 4 से 5 बार इमेजिंग करने में सक्षम है। कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते यह 2021 में इसरो के लिए केवल दूसरा प्रशिक्षण है। इससे पूर्व इस साल फरवरी में अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-51 के साथ 18 अन्य उपग्रहों और ब्राज़ील के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया 1 का प्रशिक्षण किया था। रोचक प्रसंग: क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया कि हमें अधूरापन क्यों महसूस होता है? इसका कारण हमारी बाह्य परिस्थितियों में है या हमारे मनोविज्ञान में है? गौर से देखो तो इसकी वजह दोनों स्तरों पर दिखाई पड़ती है। बहुत से मामलों में हमारी परिस्थितियाँ हमें अधूरेपन होने का एहसास करती हैं। उदाहरण के लिए, हर व्यक्ति किसी न किसी की तुलना में ज़्यादा सुंदर होता है, किसी न किसी की तुलना में कम सुंदर होता है। उसे अपने से कम सुंदर व्यक्ति के सामने आत्मविश्वास महसूस होता है, तो अपने से सुंदर व्यक्ति के सामने अधूरापन लगने लगता है। पर अधूरेपन की समस्या सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है, जिसकी सबसे गंभीर व्याख्या अस्तित्व विचारक ज्यों-पॉल सार्त्र ने की है। सार्त्र ने बताया कि मनुष्य की चेतना का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अभाव के भाव में घिरी रहता है और उसकी भाषा में कहें तो हमारी चेतना में एक अभाव की चेतना है। यह अभाव उस वस्तु का नहीं है, बल्कि उस स्थिति का अभाव है जिसमें कोई ना हो, यानी व्यक्ति हर की तरह पूर्ण हासिल हो। चूँकि यह स्थिति असंभव है, इसलिए अभाव की चेतना बनी रहती है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और महिलाओं की सुरक्षा। फास्ट ट्रैक कोर्ट और महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा के रिलेटेड आजकल गवर्नमेंट नए नए नियम ला रही है। न्यूज़ में आ रहा, वुमेन सेफ्टी फर्स्ट कैबिनेट अप्रूवल्स कंटिन्यूड ऑफ 1030 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नए कानून प्रतिबद्धित कर रही है। न्यूज़ में है, महिलाओं के खिलाफ अपराध संवैधानिक प्रावधान कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्या, इसकी चुनौती क्या है और प्रश्न क्या है, समाधान और प्रश्न क्या है। न्यूज़ में क्यों है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 389 पॉक्सो अदालतों सहित 1030 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का विस्तार किया है। 1572.86 करोड़ का खर्च, केंद्र का हिस्सा 971.70 करोड़, राज्यों का हिस्सा 601.16 करोड़ रहेगा, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों और 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया को देखते हुए दोषियों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित न्यायालय तंत्र बनाने की आवश्यकता, मुकदमे में तेजी लाना और इन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो महिलाओं में हो रहे अपराधों के लिए जो लंबे केसों से चलते रहते हैं उनके लिए है स्ट्रिक्ट चल रहा। कानून POCSO एक्ट 2012 बच्चों को यौन हमलों, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए लाया गया। यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है। अधिनियम के मुताबिक बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जाना। 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा सहित अधिक कठोर सजा के प्रावधान किए गए थे। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के तहत बलात्कार के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना। फास्ट ट्रैक विशिष्ट न्यायालय समर्पित अदालतें हैं। इनमें अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है। इन न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर है और ये अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं। असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्या। वर्तमान में ये न्यायालय 28 राज्यों में कार्यरत योजनाओं में शामिल होने के बाद सभी राज्यों में इनके विस्तार का प्रस्ताव है। अक्टूबर 2019 से कानून और न्यायालय मंत्रालय न्याय विभाग इस केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट बन सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो न्याय मंत्रालय न्याय विभाग के अंतर्गत आता है। क्विक डिलीवरी कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ये एग्जाम्पल हैं जो कि कोर्ट हैं। रोहतस बिहार, आ कोर्ट ऑफ कंक्लूडेड अ रेप ट्रायल इन जस्ट 2 days in June 2006 and sentenced a man to 7-year imprisonment for raping a minor. Delhi, a fact track court completed the December 16 to 12 gang rape cum murder case in 9th month and gave death penalty to convicted Mukesh, Vinay, Akshay और पवन। जयपुर राजस्थान, ए रेप ट्रायल was concluded in 7 days अप्रैल 2006 ए मैन was sentenced for raping a gangman student। यह कुछ एग्जाम्पल हैं कोर्ट एक्रोस के। चुनौतियाँ। फास्ट ट्रैक के पीछे चुनौतियाँ क्या। अत्यधिक बढ़ती मामले, जजों की सीमित संख्या और पद रिक्तता। फास्ट ट्रैक में जजों की सीमित संख्या और पद रिक्त हैं। जब मामले बढ़ेंगे तो केसेस बढ़ेंगे तो जजों की संख्या भी बढ़ेगी और जब जजों की संख्या बढ़ेगी तो पद खाली रहेंगे। 1 अगस्त 2021 तक SC सोशल हाई कोर्ट 8 हाई जजेस कोर्ट हैं 455। वित्त की उपलब्धता, निगरानी तंत्र। समाधान, जजों की नियुक्ति। राज्यों को जमीनी स्तर पर ऐसे मुद्दों का जायजा लेना चाहिए।
प्राणीगत कमियों की पहचान करना चाहिए। महानगरियों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों पर समान ध्यान देने की जरूरत है। संवेदनशील मुद्दों पर विशेष ध्यान चाहिए। सामाजिक जागरूकता और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आज का प्रश्न है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? महिला और बच्चों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों के संदर्भ में इनकी उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। थैंक यू वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यह आंसर लिखकर हमें व्हाट्सएप या कमेंट जरूर करें। सुरेंद्र IAS कोचिंग में आपका स्वागत है। धन्यवाद।